नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 मई 2020 और स्वागत है आपका पिलिंग बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल पुंटियस सैंक्टस फिश के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? तमिलनाडु में एक टाउन है, नाम है वेलनकन्नी। ये देखो होली टाउन है। यहाँ पे काफ़ी फेमस रोमन कैथोलिक चर्च है जिसको विजिट करने के लिए हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। इस होली टाउन में एक छोटी सी फ्रेश वाटर फिश की नई स्पीसीज मिली है और उसी का नाम रखा गया है पुंटियस सैंक्टस फिश। सैंक्टस का लैटिन में मतलब होता है होली यानी पवित्र। तो ये वेलनकन्नी जो पॉपुलर पिलग्रिम टाउन है, ये होली टाउन इसे माना जाता है। तो इसीलिए फिश को जो नाम दिया गया है उसमें वर्ड होली ऐड कर दिया गया है। सैंक्टस मतलब होली यानी पवित्र। ये जो नई स्पीसीज मिली है इसका रंग सिल्वर है। फैमिली का नाम क्या है? ये देखो साइप्रिनिडे फैमिली की एक छोटी सी स्मॉल फ्रेश वाटर फिश है। और देखो ये जो पुंटियस स्पीसीज होती हैं, मछलियों की पुंटियस स्पीसीज, इन्हें केरला में परल के नाम से जाना जाता है। नीचे देखिए, पुंटियस फिश स्पीसीज को केरला में परल के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में केंडे के नाम से जाना जाता है। ये देखो प्रीडोमिनेटली फ्रेश वाटर फिश है, यानी फ्रेश वाटर में ही मिलती है। काफ़ी छोटी फिश है और साइज 7 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। आर्टिकल में वैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताया गया था। फॉर एग्जांपल, इस मछली का मुंह जो है वो लंबा होता है, स्केल्स किस प्रकार के होते हैं, ये सब डिटेल्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल राम किंकर बैज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज किया गया राम किंकर बैज के जीवन और इनके काम से संबंधित। मौका क्या था? ओकेजन ये था इनकी 115वीं बर्थ एनिवर्सरी। कौन है राम किंकर बैज? इनका जन्म हुआ था 1906 में और डेथ हुई 1980 में। राम किंकर बैज ये देखो मूर्तिकार, पेंटर, ग्राफिक्स आर्टिस्ट, काफ़ी सारे टैलेंट इनमें थे। इनका जन्म बांकुरा में हुआ, वेस्ट बंगाल में। 1925 में इन्होंने शांतिनिकेतन में जो आर्ट स्कूल है कला भवन, यहाँ पर अपनी जगह बनाई और नंदलाल बोस जो बहुत फेमस पेंटर हैं उनकी गाइडेंस में काम करने लगे। जब शांतिनिकेतन में इन्होंने काम किया तो वहाँ के इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। मतलब काफ़ी ज़्यादा ओपननेस थी विचारों में। और यहीं पर शांतिनिकेतन में राम किंकर बैज जी की ना सिर्फ आर्टिस्टिक स्किल्स बल्कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हुई। मतलब उनकी सोच में, उनके विचारों में डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी आई। जैसे देखो यूपीएससी की तैयारी करके आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है काफ़ी बढ़ गया है, उसी प्रकार से राम किंकर बैज जी ने जब शांतिनिकेतन में काम करना स्टार्ट किया उनका इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इन्होंने अपने काम में यूरोपियन मॉडर्न विजुअल लैंग्वेज और इंडियन इथोस को एसिमुलेट किया, मतलब दोनों को कंबाइन किया। विजुअल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? जैसे देखो कोई पेंटर पेंटिंग बनाता है तो जो पेंटिंग बनाई है वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है, ये मतलब होता है विजुअल लैंग्वेज का। इसके बाद इन्होंने जो मूर्तियां बनाई या फिर पेंटिंग्स बनाई उनमें देखो थीम मानवता से संबंधित होती थी। ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच कैसी रिलेशनशिप है, इससे संबंधित थीम हुआ करती थी। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है इन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए पेंटिंग्स में और मूर्तिकारी में, नए नए मटेरियल्स का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल, इन्होंने एक बार सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया था अपने किसी पब्लिक स्कल्पचर को बनाने के लिए। तो उसके बाद तो एक ट्रेंड सेट हो गया। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें, यहाँ पे नीचे देखिए सैलोन डेस रियलिटीज़ नोवेल्स, ये क्या है? ये देखो फ्रेंच नेम है, आर्टिस्ट की एक एसोसिएशन है। यहाँ पर इनको पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था 1950 में। और नीचे ये भी एक एसोसिएशन है, यहाँ पर इनको पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया था 1951 में।
पद्म भूषण दिया गया 1970 में। 1976 में इनको ललित कला एकेडमी का फेलो बनाया गया। 1976 में विश्व भारती के द्वारा इनको ऑनररी डॉक्टरल डिग्री दी गई, देसी कुटम्मा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अनीता के बारे में है। पूरा नाम है अंटार्कटिक इंपल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना। कंटेक्स्ट की बात बाद में करेंगे, पहले बेसिक्स की बात करते हैं। ये अनीता है क्या? देखो, नासा के द्वारा अंटार्कटिक के ऊपर 37,000 मीटर की ऊंचाई पर एक हीलियम का बैलून छोड़ा हुआ है और इस हीलियम के बैलून के ऊपर लगा हुआ है रेडियो टेलीस्कोप। और उस रेडियो टेलीस्कोप का काम ये है हाई एनर्जी वाले कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करना। मैं फिर से बोलता हूँ ताकि बिल्कुल आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। अंटार्कटिक के ऊपर 37,000 मीटर की ऊंचाई पर एक हीलियम का गुब्बारा छोड़ा हुआ है नासा के द्वारा और उस गुब्बारे के ऊपर एक रेडियो टेलीस्कोप लगी हुई है, उसी का नाम है अनीता, उस रेडियो टेलीस्कोप का। और उस रेडियो टेलीस्कोप यानी अनीता का काम ये है अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करना। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाले जो न्यूट्रिनोस हैं उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना। न्यूट्रिनो क्या होते हैं? न्यूट्रिनो देखो इलेक्ट्रॉन की तरह सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। फ़र्क ये है इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज होता है, न्यूट्रिनो के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। मास भी न्यूट्रिनो का बहुत कम होता है। इनके द्वारा बाकी पार्टिकल से इंटरेक्शन नहीं की जाती है और इंटरेक्शन नहीं होती है न्यूट्रिनोस की बाकी पार्टिकल्स के साथ, तो इसलिए इनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। माना यह जाता है यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मिलने वाले पार्टिकल्स में से एक है न्यूट्रिनोस और इन्हीं काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाले न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करना काम है अनीता का। समझ गए? अनीता के द्वारा ये डिटेक्ट किए जाते हैं अस्क्रायन इफेक्ट की सहायता से। अगर मान लीजिए यूपीएससी पूछ लेती है कि ये अस्क्रायन इफेक्ट किससे संबंधित है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। जब एक जगह से काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स एमिट होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो एक कोहेरेंट रेडियो एमिशन जनरेट होता है और उसी को प्रिडिक्ट करना काम है अस्क्रायन इफेक्ट का। तो अस्क्रायन इफेक्ट की सहायता से अनीता ने क्या किया, अंटार्कटिक में बर्फ से बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, उन्हें आइडेंटिफाई किया। समझ गए? अनीता का काम ही ये है हाई एनर्जी वाले न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करना और अंटार्कटिक में एक जगह पर बर्फ से ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे और डिटेक्ट किया गया रिसर्चर्स के द्वारा इस अनीता की सहायता से। तो रिसर्चर्स का अब ये कहना है, ये प्रूफ है एक पैरेलल यूनिवर्स वहाँ पर हो सकता है, यानी जहाँ से ये पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं उसके नीचे एक अलग से यूनिवर्स हो सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंडियन ऑब्जर्वेटरी। पहले आप मुझे ये बताइए, इंडियन ऑब्जर्वेटरी के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, ये क्या है? इंडियन ऑब्जर्वेटरी देखो, ये ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड जियो स्पेशियल डेटा प्लेटफॉर्म है। ये डेटा प्लेटफॉर्म क्या करता है, बिल्कुल विलेज लेवल पे मैप प्रोवाइड करता है। मान लीजिए ये एक विलेज है, एक सेकेंड आप रुकिए, ये विलेज है, यहाँ पर विलेज के कम्युनिटी लैंड है, यहाँ पर विलेज का पंचायत भवन है। इस प्रकार का विलेज लेवल का मैप और इवन नेशनल लेवल के मैप आपको मिल जाएंगे इस ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड जियो स्पेशियल डेटा प्लेटफॉर्म पर। होता क्या है, इस डेटा से क्या फ़ायदा होता है? डेटा से देखो इवन विलेज लेवल पे डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। मतलब पंचायत को कोई फैसला करना है तो वो मैप का सहारा लेंगे कि हाँ, पंचायत भवन के पास की जो ज़मीन है खाली है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी आसान हो जाती है। अब इस इंडियन ऑब्जर्वेटरी ने क्या किया है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स अभी भी देखो अपने होम स्टेट्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, या फिर यूँ कहें वो अवेयर नहीं है कि सरकार उनके लिए बसें चला रही है, ट्रेन्स चला रही हैं। हो सकता है उन्हें दूसरी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता हो, इसलिए वो पैदल चल पड़ते हैं। लेकिन ये तो देखो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, अगर वो इतने लंबे दूरी तय करके वो पैदल जाते हैं तो उनको रोकना होगा।
अब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च जो किया गया है कोस्ट इंडिया, ये मैप पर माइग्रेंट वर्कर्स की मूवमेंट्स को शो करेगा। मूवमेंट जब पता लग जाएगी माइग्रेंट वर्कर्स की, तो स्मॉल लेवल पे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स या फिर एनजीओज जो काम करते हैं उनको पता लग जाएगा, वो इन माइग्रेंट वर्कर्स तक पहुंचेंगे, इनको राहत पहुंचाएंगे, इनके लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज पहुंचाएंगे। इवन गवर्नमेंट को भी पता लग जाएगा। ये फायदा होगा इस पोर्टल का, समझ गए। तो ये जो प्लेटफॉर्म होगा ना, ये 55 ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन ड्रा करेगा और उस इंफॉर्मेशन को डाला जाएगा कोस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पर मूवमेंट शो होगी, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया कोस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, वेस्टर्न घाट में प्लांट की जो नई स्पीसीज मिली हैं इससे संबंधित है। ये कल का आर्टिकल है जो हमारा बच गया था, इसे अब हम डिस्कस करेंगे। ये 3 जो नई प्लांट्स की स्पीसीज मिली हैं, इनके नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले यूजेनिया स्फेरोकार्पा, दूसरे नंबर पे गोनियोथालमस सेरेसस और तीसरे नंबर पे मेमेसेलोन नर्वोसम। देखो, इनके फिजिकल फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, वैसे आर्टिकल में दिए हुए हैं, आप नज़र मार सकते हो, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जैसे यूजेनिया स्फेरोकार्पा का कलर क्या है, गोनियोथालमस सेरेसस का कलर येलो है, पत्तियां किस प्रकार की हैं, नहीं। इतनी डिटेल में जाके यूपीएससी माइन्यूट डिटेल्स पूछेगी, संभावना काफ़ी कम है। आमतौर पर यूपीएससी के द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाल ही में ये 3 नई प्लांट की स्पीसीज मिली हैं, कहाँ पर मिली हैं? वेस्टर्न घाट में मिली हैं। कौन से स्टेट में मिली हैं ये पूछा जा सकता है। नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पूछा जा सकता है। यूपीएससी यूँ पूछेगी कि पत्तियाँ टेढ़ी होती हैं या सीधी होती हैं। संभावना रिलेटिवली कम है, फिर भी आप चाहो तो नज़र मार सकते हो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो तो एक तो ये याद रखना है कि केरला और तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट के साउदर्न एंड में ये स्पीसीज मिली हैं। एक एक करके बात करें, यूजेनिया स्फेरोकार्पा, ये देखो रोज़ एप्पल फैमिली से संबंध रखती है। और केरला में मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ककायाम एरिया में अच्छी खासी पॉपुलेशन है इस प्लांट की स्पीसीज की। इसके बाद बात करें गोनियोथालमस सेरेसस की, फैमिली का नाम क्या है? एनोनेसी फैमिली ऑफ कस्टर्ड एप्पल। कहाँ पर? तमिलनाडु में कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 1400 मीटर की ऊंचाई पर कुछ प्लांट्स मिले हैं इस नई स्पीसीज के, जिसका नाम है गोनियोथालमस सेरेसस। और सबसे लास्ट में मेमेसिलोन नर्वोसम। तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही 700 से 900 मीटर की ऊंचाई पर थोड़ी बहुत प्लांट्स मिले हैं इस मेमेसिलोन नर्वोसम के। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं कितना आपको याद है। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इन चारों स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। पहली स्टेटमेंट, पुंटियस सैंक्टस फिश कहाँ पर मिली है? केरला में वेलनकन्नी में। गलत स्टेटमेंट, वेलनकन्नी में तो मिली है, लेकिन ये जगह होली टाउन है तमिलनाडु में, ना कि केरला में। दूसरी स्टेटमेंट, राम किंकर बैज ये फेमस भरतनाट्यम डांसर थे। गलत, ये काफ़ी फेमस मूर्तिकार, पेंटर ये सब थे, लेकिन भरतनाट्यम डांसर नहीं थे। अनीता के बारे में नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसको इसरो ने डिज़ाइन किया है, रेडियो टेलीस्कोप है, काम ये है अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करना। गलत स्टेटमेंट, नासा की है ये, इसरो की नहीं है। लास्ट, कोस्ट इंडिया क्या है? ये GIS इनेबल्ड डैशबोर्ड है जिस पर इंडिया के मैप पर माइग्रेंट्स की मूवमेंट रिफ्लेक्ट होती है रियल टाइम बेसिस में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।